13 अगस्त 2024 मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके का रहने वाला जयप्रकाश शाम करीब 7:30 बजे घर से निकला। घर से निकलते वक्त उसने अपनी भाभी से कहा कि वह किसी काम से बाहर जा रहा है और थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन रात होने तक जयप्रकाश घर वापस नहीं आया। घर वाले उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जयप्रकाश का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने घबराकर जयप्रकाश के मोबाइल पर कई बार फोन किया, लेकिन जयप्रकाश ने कोई भी फोन नहीं उठाया। अब रात करीब 10:30 बजे जयप्रकाश का कुछ पता नहीं चला तो जयप्रकाश के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने जयप्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस को उन्होंने बताया कि जयप्रकाश घर से ये कहकर निकला कि वह किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है और जल्दी घर लौट आएगा, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जयप्रकाश के माता पिता अपने घर लौट आए। उधर बरूराज थाना पुलिस भी जयप्रकाश की तलाश में जुट गई। इस बीच 14 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे से लेकर 7 बजे मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के शहजानंद कॉलोनी गली नंबर 9 में जब लोग रोज की तरह अपने घरों से बाहर निकले तो उनकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक बोरी पर गई। बोरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई भारी चीज रखी हो। धीरे धीरे बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग हिम्मत कर बोरी के पास गए और जब उसे खोलकर देखा तो बोरी के अंदर एक सूटकेस था। जब सूटकेस खोला गया उसके अंदर का नजारा देखकर लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। इसके बाद सहजानंद कॉलोनी के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर मामले की पूरी जानकारी दी। कुछ ही देर में पुलिस टीम गली नंबर 4 में पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उस सूटकेस को ध्यान से खोलकर देखा, लेकिन जैसे ही सूटकेस खोला गया वहां तेज बदबू फैल गई। उस सूटकेस के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी और बॉडी की हालत बेहद भयानक थी। बॉडी का सिर बॉडी से अलग था और आंतें बाहर निकली हुई थी। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और बॉडी की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शख्स और बॉडी की पहचान नहीं कर सका। अब पुलिस को शक होने लगा किसी ने हत्या करने के बाद सबको यहां पर लाकर फेंक दिया। इसी वजह से पुलिस ने सबसे पहले बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके बाद सदानंद थाना पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना भेजी और पूछा कि किसी थाने में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज तो नहीं है। इसी दौरान जानकारी मिली कि बरूराज थाना में जयप्रकाश नाम के एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जो अभी तक लापता है। ये बात सामने आते ही बरूराज पुलिस की मदद से जयप्रकाश के घर वालों को शहजानंद थाना बुलाया गया। इसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई, जहां जयप्रकाश कश्यप की बॉडी रखी हुई थी और जैसे ही वहां उन्हें बॉडी दिखाई गई, जयप्रकाश के घर वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये बॉडी जयप्रकाश की ही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, जयप्रकाश की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और आखिर क्यों? जयप्रकाश से किसी की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उसे इस तरह मौत के घाट उतारा गया? जब पुलिस ने इस बारे में जयप्रकाश के परिवार वालों से पूछताछ की तो उसकी मां रामा देवी ने जो बातें बताएं उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। रामा देवी ने बताया कि जयप्रकाश उनका सबसे छोटा बेटा था। वह इंजीनियर था और गोवा में एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ललिता नाम की एक लड़की से जो शहजानंद की रहने वाली इस इलाके में रहती थी। रिश्ते में जयप्रकाश की मेरी बहन की ननंद लगती है। इसी रिश्तेदारी की वजह से जयप्रकाश कभी कभी शहजानंद कॉलोनी में ललिता के घर चला जाया करता था। वहां दोनों की मुलाकात होती रहती थी। धीरे धीरे ये मुलाकात फोन पर बातचीत में बदल गई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। साल 2021 आते आते दोनों काफी करीब आ गए थे और उनका रिश्ता आगे बढ़ गया था। इसके बाद ललिता बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई, जहां उसने किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। वहीं जयप्रकाश गोवा में नौकरी करने चला गया था। हालांकि दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे, लेकिन फिर भी दोनों फोन कॉल और वीडियो कॉल पर लगातार कनेक्ट थे। बीच बीच में जयप्रकाश पटना जाकर ललिता से मिलने भी आता था। जब दोनों अकेले मिलते तो इस दौरान जयप्रकाश ने ललिता के कुछ निजी फोटो और वीडियो बना लिए थे। कुछ टाइम के बाद ललिता ने हर महीने जयप्रकाश से पैसे की मांग करनी शुरू कर दी और जयप्रकाश उसे पैसे देता था। जयप्रकाश को ललिता से इतना प्यार हो चुका था कि भाई हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ललिता पर खर्च करने लगा। धीरे धीरे ये बातें ललिता के घर वालों तक पहुंच गईं और जब उन्हें दोनों के रिश्तों के बारे में पता चला तो परिवार ने भी इस शादी के लिए हामी भर दी। दूसरी ओर जयप्रकाश के घर वालों भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए।
क्योंकि जयप्रकाश घर में सबसे छोटा था, इसीलिए घर वालों ने जयप्रकाश की खुशी के लिए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। इसके बाद साल 2023 के आखिर में एक दिन ललिता के घर वाले जयप्रकाश के घर पहुंचे ताकि दोनों की शादी की बात पक्की की जा सके, लेकिन उस दिन जयप्रकाश के परिवार के लोग घर मौजूद नहीं थे, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ टाइम के बाद अगस्त 2024 में अचानक ललिता ने जयप्रकाश से मिलने की जिद की और उसे बार बार बुलाने लगी। उस टाइम जयप्रकाश गोवा में अपनी नौकरी पर था, लेकिन ललिता के लगातार कहने पर 13 अगस्त को गोवा से अपने घर लौट आया ताकि वह ललिता से मिल सके। उसी दिन यानी 13 अगस्त को शाम करीब 7:30 बजे जयप्रकाश अपनी भाभी से ये कहकर निकला कि वह किसी काम से बाहर जा रहा है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन उस टाइम शाम के बाद जयप्रकाश का कोई पता नहीं चला। वह न तो घर लौटा और न ही जयप्रकाश ने किसी को फोन उठाया। अगले दिन 14 अगस्त वही दिन सहजानंद थाना क्षेत्र की गली नंबर 9 से पुलिस ने एक सूटकेस में जब बरामद किया। इस खबर के मिलते ही जयप्रकाश की फैमिली वालों को अस्पताल बुलाया गया था और सबसे पहले उसका बड़ा भाई और भाभी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने शव देखा वैसे ही पहचान लिया कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि जयप्रकाश का ही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर जयप्रकाश की बेरहमी से हत्या किसने की थी। शव की पहचान होते ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। सहजानंद कॉलोनी में जहां शव मिला था वहां पुलिस ने एक एक घर जाकर पूछताछ शुरू की। इसके साथ ही उस पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फोटोज खंगालनी शुरू कर दी। सीसीटीवी फोटोज में देखते वक्त पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। जिस जगह सूटकेस मिला था उससे करीब 100 मीटर दूर लगे कैमरे में रात के टाइम 3 लोग साइकिल पर एक भरी बोरी लेकर जाते हुए दिखाई दिए। थोड़ा आगे जाकर उन लोगों ने उस बोरी को घटना स्थल के पास फेंक दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि सीसीटीवी फोटोज में तीनों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अंधेरे और कैमरे की दूरी की वजह से उनकी पहचान करना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। हालांकि पुलिस के सामने कई मुश्किलें भी थी, फिर भी उनकी तलाश और जांच जारी रही। इसके बाद पुलिस ने जयप्रकाश की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकालनी शुरू कर दी। पुलिस को शक था कि हो सकता है कि जयप्रकाश उस दिन भाभी से बाहर जाने की बात कहकर किसी दोस्त जान पहचान वाले से मिलने चला गया हो, वहीं उसके साथ कोई अनहोनी हो गई। लेकिन जब पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्ड ध्यान से देखी तो एक अहम बात सामने आई। पता चला कि जयप्रकाश पिछले कई दिनों से लगातार ललिता से बात कर रहा था। इतना ही नहीं, 13 अगस्त को घर से निकलने के बाद भी जयप्रकाश ने सबसे पहले आखिरी कॉल ललिता को ही की थी। अब पुलिस ने जयप्रकाश की मां रामा देवी का बयान, सीसीटीवी फोटोज और कॉल डिटेल, इन तीनों को आपस में जोड़कर देखा तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी कि पुलिस को समझ आ गया कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि ललिता ही मुख्य किरदार है। इस शक के आधार पर पुलिस ललिता से पूछताछ करने उसके घर पहुंची, लेकिन तब तक ललिता और उसके परिवार वाले घर छोड़कर फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ने एक और अहम कदम उठाया। उन्होंने 13 अगस्त की रात ललिता के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की। जांच में सामने आया कि उस रात ललिता सहजानंद कॉलोनी के एक लॉज में ठहरी थी। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस तुरंत उस लॉज पहुंची, जहां पूछताछ करने पर पता चला कि जिस कमरे में ललिता रुकी थी वह कमरा देवरिया जिले के रहने वाले रविंद्र कुमार के नाम लिया गया था और यही से मामला और गंभीर हो गया। लॉज स्टाफ ने पुलिस को बताया कि रविंद्र कुमार ललिता का मेरा भाई है। ये बात सामने आते ही पुलिस ने बिना देरी किए रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में रविंद्र ने भी बाकी आरोपियों की तरह पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रविंद्र देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही समय में वह टूट गया और फिर जयप्रकाश के कत्ल से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक और बात सामने आई जिसे सुनकर न सिर्फ जयप्रकाश के घर वाले बल्कि पूरी कॉलोनी के लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उस रात की दास्तान रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि जब ललिता और जयप्रकाश के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, इस दौरान ललिता बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन हालात अचानक बदल गए। रविंद्र के मुताबिक वीडियो कॉल के दौरान जयप्रकाश और ललिता बात कर रहे थे। तब जयप्रकाश ने ललिता के कमरे में किसी और लड़के को देख लिया था और जब जयप्रकाश ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा तो ललिता ने कुछ साफ जवाब नहीं दिया। जयप्रकाश को शक था ललिता किसी और के साथ प्रेम संबंध चल रहा है और वह उसे धोखा दे रही है। यहीं से दोनों के बीच शक और लड़ाई की शुरुआत हो गई थी।
इसके बाद लगभग रोज ही दोनों के बीच बहस होने लगी। इस रोज की झगड़े से परेशान होकर एक दिन ललिता ने जयप्रकाश से साफ कह दिया कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो बेहतर होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन जयप्रकाश इस फैसले के लिए तैयार नहीं था। वह ललिता से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। हालांकि कुछ टाइम के बाद मामला और भी बिगड़ गया। ललिता ने खुद जयप्रकाश के घर फोन किया और उसकी मां रामा देवी से कहा कि वह जयप्रकाश से शादी नहीं कर सकती, आप उसे समझा लीजिए। इस कॉल के बाद रामा देवी ने अपने बेटे जयप्रकाश को बहुत समझाया। रामा देवी ने जयप्रकाश से कहा कि वह इस रिश्ते से दूर हो जाए, लेकिन जयप्रकाश ने अपनी मां से कहा कि उसने ललिता पर बहुत पैसा खर्च किया है, वह उससे बहुत प्यार करना चाहता है और उसी से शादी करना चाहता है। इसके बाद ललिता ने जयप्रकाश से पूरी तरह बात करना बंद कर दिया था और यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। ललिता से पूरी तरह बातचीत बंद हो जाने के बाद जयप्रकाश बेहद नाराज हो चुका था। उसके पास ललिता के साथ बिताए गए पलों के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मौजूद थे। जब ललिता ने उससे बात करना छोड़ दिया और शादी से भी साफ इनकार कर दिया तो गुस्से में आकर जयप्रकाश ने भाई अश्लील फोटो और वीडियो ललिता के घर वाले और रिश्तेदारों को भेज दिए। इसके बाद जयप्रकाश को जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई थी। इस घटना के बाद ललिता खुद को बहुत आपत्तिजनक महसूस करने लगी। वह ये अपमान किसी भी हाल में सहने को तैयार नहीं थी और यहीं से उसके मन में बदला लेने की भावना पैदा हो गई। ललिता ने अपने घर वालों के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि जयप्रकाश की हत्या के लिए ललिता लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन उस वक्त जयप्रकाश गोवा में था और घर लौटने को तैयार नहीं था। इसीलिए ललिता ने अपनी प्लानिंग बदल दी। ललिता ने जयप्रकाश को शादी का झांसा देना शुरू कर दिया जिससे कि वह उसके पास आ जाए। ललिता ने जयप्रकाश को भरोसा दिलाया कि जैसे ही वह मुजफ्फरपुर पहुंचेगा वह उससे शादी कर लेगी। हालांकि जयप्रकाश को मन ही मन में डर था कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन फिर भी ललिता पर भरोसा करते हुए जयप्रकाश मुजफ्फरपुर आ गया और यही भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। सबसे पहले जयप्रकाश भगवानपुर इलाके में अपने भाई के किराए के मकान पर पहुंचा। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद वह अपने प्रेमी ललिता से मिलने भगवानपुर के ही एक होटल में पहुंच गया। होटल में दोनों ने बैठकर साथ में नाश्ता किया और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। इसके बाद ललिता ने धीरे धीरे जयप्रकाश को अपने ममेरे भाई के कमरे में चलने के लिए मना लिया। ललिता ने जब जयप्रकाश से कहा कि कमरे में शादी की सारी तैयारियां हो गईं, जयप्रकाश ने ललिता की इस बात पर भरोसा कर लिया और उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद दोनों सीधे ललिता के ममेरे भाई रविंद्र के कमरे में पहुंचे। इसी दौरान ललिता ने चुपचाप फोन करके अपने घर वालों को ये जानकारी दे दी कि जयप्रकाश को लेकर वह रविंद्र के कमरे में पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक कमरे में पहुंचते ही ललिता के भाई ने पहले चाकू से जयप्रकाश का गला रेता, इसके बाद उसके पेट पर हमला कर आंतें बाहर निकाल दी। इतना ही नहीं, जयप्रकाश के शरीर पर 12 बार किए गए। पुलिस का कहना है इस पूरी वारदात की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग ही थी। प्रेम संबंध के दौरान जयप्रकाश ने ललिता के कुछ निजी वीडियो बनाए थे और बाद में उन्हें वायरल कर दिया था। इसी अपमान का बदले की भावना में उसकी हत्या की गई। जयप्रकाश की मौके पर मौत के बाद कमरे में सभी आरोपियों ने मिलकर उसके शव को एक सूटकेस में भरा और फिर उसे सूटकेस को एक बोरी में डाल दिया। इसके बाद आरोपियों ने उस बोरी को साइकिल पर लाद कर घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर ले जाकर उसे फेंक दिया। इस केस में पुलिस ने सबसे पहले ललिता की ममेरे भाई रविंद्र महतो को गिरफ्तार किया, लेकिन जयप्रकाश की प्रेमिका ललिता कि जो चाकू से मारा गया था उस कमरे से बरामद कर लिया गया। इसके बाद सभी आरोपियों के बयान, सीसीटीवी फोटोज और बाकी सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने चारों को चार्जशीट तैयार की और कोर्ट भेज दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। सभी आरोपियों को जेल में भेज दिया गया है और अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, ये कहानी भी अंधे प्यार, टूटे भरोसे और गलत फैसले की एक छोटी सी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कभी कभी जिंदगियां भी इसी रिश्ते में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद कर भरोसा खतरनाक हो सकता है। अब इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।